ओके, देखो ये तुमको कैलकुलेट करने के लिए कोई पूछेगा नहीं, या बट इट इज़ बेसिकली यू सपोज टू नो कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो अपन देख रहे वी आर लुकिंग एट हाउ पॉलिंग एक्चुअली कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज़ अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट थियोरेटिकल इसलिए है क्योंकि जो हम वैल्यू ले रहे हैं, ओके, वो अपन एब्सोल्यूट तरीके से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर तुम डेफिनेशन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सो इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे ये मान लो A है और B है, ठीक है ना। अब ऐसा मान लो कि ये जो B एलिमेंट है दैट इज स्लाइटली ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट B इज ऑन द राइट एंड A इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बराबर है। अब B ज़्यादा रहने के वजह से, मतलब राइट में रहने के वजह से B में इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा है A से। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि A में इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन A से ज़्यादा B में है, ओके। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पे शेयर्ड, जो बीच में होने चाहिए दोनों के, वो बीच में नहीं रहेंगे, बीच में नहीं रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? थोड़ा सा B के तरफ रहेंगे। अब B की जितनी इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी ज़्यादा, उतने ये इलेक्ट्रॉन B के तरफ आएंगे, बराबर है। ये समझ में आया ना? जिसमें अपन ये चार्जेस देखेंगे, मतलब B के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, A के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से चार्जेस होते हैं। और ये जो चार्ज का इंटेंसिटी होता है ये डिपेंड करता है कि B कितना इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर रहा है, ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि B की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और A की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अब ये डेंसिटी बोले तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रिमेंबर दैट, ओके, फ्रॉम क्वांटम थियरी। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो बढ़ गई B के ऊपर, मतलब B के ऊपर देर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, या इनके जो प्रोबेबिलिटी है उसका क्लाउड जो बनता है वो ज़्यादा B की तरफ रहेगा। इसलिए अपन इसको डेल्टा नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो B के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ऑन एन एवरेज A के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। समझ में आया ना? तो ये जो चार्ज है दैट डिपेंड्स अपॉन ये जो एलिमेंट है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है, बराबर। ये दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना है, उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चार्जेस जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, छोटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चार्जेस जो रहेंगे कम रहेंगे। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इटसेल्फ इट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन टू, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन जस्ट वन एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, इजंट इट। उनके बीच का डिफरेंस चाहिए अपने को, ऑलराइट। और इसी से अपन पता करते हैं। जैसे तो मान लो कि दो एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो ये जो जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया है, ओके, H2 Cl2 एंड F2, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन F2 एंड Cl2। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ HF बनाएगा, ओके, और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl बनाएगा, बराबर है। अब वी नो कि एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन पुल करने की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है। मतलब फ्लोरीन में ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी क्योंकि इसका साइज़ छोटा है, और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम है क्योंकि इसका साइज़ फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा कहाँ पे आएगा? HF में, ओके। तो यहाँ पे जो चार्ज रहेगा वो ज़्यादा बड़ा रहेगा, यहाँ पे जो चार्ज आएगा सेम नेगेटिव चार्ज रहेगा ही ऑब्वियसली, लेकिन ये थोड़ा छोटा चार्ज रहेगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे, इधर इस तरह का ये बना रहे हैं और इधर ये बना रहे हैं। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो मैं ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ ले रहा हूँ मैं, ओके, HF का जो है बॉन्ड उसका मैं एक बॉन्ड स्ट्रेंथ लेता हूँ, ओके। सो एनर्जी ऑफ द बॉन्ड कौन सा? HF। ये काई के ऊपर डिपेंड करेगा?
it is going to be a geometric mean of bond strength of H2 times bond strength of F2. ओके, और इसी तरह से मैं इधर भी निकाल सकता हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HCl इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2 टाइम्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Cl2. ये अपना ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है. और अब यहाँ पे अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स है, अगर वो मतलब ये इक्वेशन कब ट्रू रहेगा, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है HF का, इट इज़ अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2 टाइम्स बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ F2, इजंट इट. H2 और F2 का ज्योमेट्रिक मीन है ये नया जो बॉन्ड बन रहा है. लेकिन ये कब ट्रू रहेगा, जब H2 और F2 इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बीचों बीच अगर आते हैं तो ये ज्योमेट्रिक मीन बनता है. बराबर है ना. ज्योमेट्रिक मीन तब बनेगा जब दोनों चीज़ें इवन है, अदरवाइज ज्योमेट्रिक मीन कभी भी नहीं बनता. तो इसेंशियली ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रहा है दैट इज थियोरेटिकल, ठीक है ना. ऐसा नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली में ये नहीं रहेगा. लेकिन थियोरेटिकली हम लॉजिक लगाते हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं निकालता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, ठीक है. तो दिस इज थियोरेटिकल, अंडरस्टूड है क्या. ओके, और मैं एक्सपेरिमेंटली ये निकालता हूँ. ओके, सो इसको ऐसे ही रखते हैं अपन, एंड देन वी ऑल्सो कैलकुलेट समथिंग एक्सपेरिमेंटल. EHF एक्सपेरिमेंटल. ओके, अब एक्सपेरिमेंटली जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को ये दिखा कि ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज एक्चुअली हायर दैन थियोरेटिकल वैल्यू. समझ में आया क्या. दिस इज थियोरेटिकल. सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज EHF, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. ओके, मैंने एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड स्ट्रेंथ इसका निकाला, एक्चुअली डिटरमाइन किया, इज एक्चुअली मोर देन EHF थियोरेटिकल. अब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्यों ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पोलराइजेशन हुआ है. बराबर है. यहाँ पे पोलराइजेशन था क्या, जैसे अगर अपन इक्वल मान रहे, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल मान रहे, इजंट इट. थियोरेटिकल केस में क्या बोल रहे हैं अपन कि H2 और F2 दे आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं होगा, ये डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस नहीं डेवलप होंगे. ओके, अपना सीधा सीधा ये केस मिलेगा, H है, F है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये एग्जैक्टली बीच में है. तो देर आर नॉट गोइंग टू बी एनी चार्जेस और देयर. और चार्जेस अगर डेवलप नहीं हो रहे तो ये बॉन्ड वीक रहेगा. यहाँ पे देखो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं, चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो ये एडिशनली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. यस और नो, मतलब देर इज अ बॉन्ड और चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो ये चार्जेस भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना. तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो भी ऐड करना पड़ेगा टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा. ओके, और ये चार्जेस जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग ये बॉन्ड रहेगा, इजंट इट. तो इसलिए इसका बॉन्ड एंथैल्पी जो रहेगा दैट इज़ गोइंग टू बी हायर, जो एक्सपेरिमेंटल रहेगा, एक्चुअल जो है, क्योंकि एक्चुअली में दिस इज द सिचुएशन, दिस इज यू कैन से एक्चुअल सिचुएशन एंड दिस इज थियोरेटिकल सिचुएशन. तो एक्चुअल में दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड थियोरेटिकली इट इज गोइंग टू बी वीकर बॉन्ड. ओके, या फिर जो भी है नॉर्मल बॉन्ड रहेगा इसका थियोरेटिकली. ओके, तो थियोरेटिकल से एक्चुअल जो बॉन्ड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर. तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं. ओके ओके, सो ये जो थियोरेटिकल था दिस वाज एक्सपेरिमेंटल, दिस इज एक्सपेरिमेंटल, ये ज़्यादा है, और ये जो है दिस इज थियोरेटिकल, इजंट इट. यही कर रहे हैं ना अपन, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं. दिस इज थियोरेटिकल एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल. ये दोनों का मैंने डिफरेंस लिया. एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर दैन थियोरेटिकल. ओके, तो जो डिफरेंस आएगा उसको मैं लिख रहा हूँ डेल्टा E ऑफ AB. ठीक है, A-B या AB ऐसा लिख सकता हूँ मैं. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड थियोरेटिकल बॉन्ड एनर्जी. ये समझ में आया क्या, बिकॉज ये क्रिटिकल है हमारे लिए.
ओके अब जो ये देखा उसने, ओके पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड ये देखा कि जितने ज़्यादा ये एलिमेंट्स सेपरेटेड है, ओके जैसे ए और बी की बात कर रहे हैं अपन, पीरियोडिक टेबल का जो पोजीशन है उनमें इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड रहेगा। इट शुड बी सेंसिबल, क्योंकि ये एलिमेंट्स ए और बी अगर जितने ज़्यादा सेपरेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा और उतना ज़्यादा ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो मैं इसको बोल रहा हूँ साई ए दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, साई बी इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, psi A minus psi B is difference in electronegativity between A and B। ठीक है ना, सो अगर ऐसा लिखा जाए, ओके दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू बट दिस ये ना ऐसा लिख सकते हैं अपन, psi AB is directly proportional to EAB। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना स्ट्रांग ये बॉन्ड रहेगा। ये प्रैक्टिकली दिस इज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड, ओके सॉरी दिस इज डेल्टा या डेल्टा ई बी। ठीक है ना, सो डेल्टा साई ए बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा साई विच इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जीज। ओके ऑलराइट, अब ठीक है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाला उसने, तो दैट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हमको ये इक्वेशन मिला, ओके साई ए माइनस साई बी इज इक्वल टू, ये किलो कैलोरी में लिख रहे हैं अपन, अगर किलो जूल में, यही तुमको याद रखना है बेसिकली। ओके अगर याद रखना है इक्वेशन तो यही याद रखना है, साई ए माइनस साई बी विच इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओके 0.12 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ई ए बी। डेल्टा ई ए बी फिर से ध्यान में रखो, इट इज़ अ डिफरेंस इन बॉन्ड एनर्जी between experimental value and a theoretical value। ओके तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो यहाँ पे अपने को दिया है, ओके ये जो है ये तो theoretical वैल्यू अपन इस तरह से निकालेंगे, ओके बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए लेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी लेंगे, उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ठीक है, तो अपने को मिलता है थ्योरेटिकल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तुमको दिया ही रहेगा अगर कैलकुलेट करने को लिए बोला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते ना, ये तो एक्सपेरिमेंट से निकलती है, तो ये तो वैल्यू दी रहेगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये वाली तुमको वैल्यू दी रहेगी, ये वैल्यू तुमको मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, इसका बॉन्ड एनर्जी दिया रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको अंडर रूट करो और फिर एक्सपेरिमेंट में से सब्सट्रैक्ट करो, तुमको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा। ये डिफरेंस तुम इस इक्वेशन में रखो, उसको 0.12 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको अंडर रूट में करना है एंड देन उसको मल्टीप्लाई करना है, तो तुमको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव मिल। बट यहाँ पे देखो तुमको डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिल रहा है, ओके यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए और बी। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, ए और बी में से बी थोड़ा सा राइट में है और ए थोड़ा सा लेफ्ट में है, ओके और जितना ज़्यादा इनके बीच का डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, मतलब नॉट दिस वन, बेसिकली ये बॉन्ड है, ओके क्योंकि ये एक्चुअल बॉन्ड है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो ये उतना ज़्यादा ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। आई डू नॉट नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आइदर ए और बी, ए का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं मालूम, बी का भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे को उनका डिफरेंस मालूम है क्योंकि इस इक्वेशन से मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। समझ में आया? ओके लेट्स इमेजिन कि if this difference is something like I have taken a difference HF ये ले लिया है मैंने, ठीक है ना, ये ले लिया है, and what I found is psi H, okay या psi F, क्योंकि F ज़्यादा राइट में है तो ये राइट वाला एलिमेंट रहेगा ना, ओके पहले जो लिखेंगे उसमें से मैं psi ऑफ H माइनस करता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H माइनस कर रहा हूँ, तो लेट्स अज्यूम कि ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2.9 आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F एंड H इज 2.9, ओके लेकिन मेरे को ना तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है ना तो मेरे को H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मालूम है,
एक्चुअली 1.9 करना पड़ेगा ये, ठीक है. सो दिस इज 1.9. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, बिकॉज यहाँ पे अपने को डिफरेंस ही मालूम गिर रहा है, कुछ मालूम ही नहीं गिर रहा है, तो हम क्या करते हैं, मतलब पॉलिंग ने क्या किया कि अज्यूम कर लिया कि ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एफ इज़ 4, ठीक है. तो उसने बोल दिया, फिर इसी इक्वेशन को लिखा 4 माइनस साई एच इज इक्वल टू 1.9, ठीक है. और अगर साई एच निकालता है ये, तो कितनी आती है वैल्यू, ओके, कितनी आ रही है वैल्यू, 2.1, बराबर है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एच कितनी आई, 2.1. ओके, इसने अज्यूम क्या किया, अजम्पशन ये था साई ऑफ एफ इज इक्वल टू 4, ये उसका अजम्पशन था. ओके, और उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इतनी निकाली. मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन है, इट इज़ अ रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर. इट्स नॉट एब्सोल्युटली इलेक्ट्रो, ये कंपेयर कर रहे हैं अपन विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन. अंडरस्टूड है क्या. सो पूरे का पूरा जो स्केल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दैट इज एक्चुअली अ रिलेटिव स्केल. ओके, और सारे जो स्केल्स होते हैं हमारे पास, दीज आर ऑल रिलेटिव स्केल, किसी ना किसी से कंपेयर कर रहे हैं अपन. डिग्री सेल्सियस में अपन बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो है, इसमें इट्स अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस. ओके, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. हाउ डू वी नो कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली. थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लगता क्या इसमें तुमको. हाउ डू वी नो वन थिंग. ओके, सो व्हाट सेल्सियस एक्चुअली डिड, उसने जो टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है ना, उसने क्या किया कि सबसे पहले तो मर्क्यूरी लिया बेसिकली. ओके, सो उसने क्या किया, एक थर्मामीटर बनाया. सो लेट्स अज्यूम कि दिस इज द थर्मामीटर, ठीक है. ऑलराइट, अब थर्मामीटर में टेम्परेचर नॉर्मली यहाँ तक आएगा, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर. लेट्स अज्यूम कि टेम्परेचर जो आ रहा है दैट इज बेसिकली नॉर्मली अप टू दिस पॉइंट. ओके, यहाँ तक आ रहा है. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी वॉट एवर द रूम टेम्परेचर इज, क्योंकि जो लेवल है थर्मामीटर का वहाँ तक आ रहा है. ओके, तो दैट इज द रूम टेम्परेचर गोइंग टू बी. अब मैं इसको आइस वाटर बाथ में, आइस में डुबोता हूँ इस थर्मामीटर को. ओके, जब ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, ये जो लेवल है ये डिक्रीज़ हो जाएगा, इज़न्ट इट. तो ये लेवल जो है, लेट्स से कि ये डिक्रीज़ हो गया, यहाँ तक डिक्रीज़ हो गया, ऐसा मान लेते हैं अपन. तो ये जो लेवल रहेगा, इसको मैं बोलूँगा अभी 0 डिग्री. अब मैं इसको 50 भी बोल सकता था, 1000 भी बोल सकता था, ओके, -100 भी बोल सकता था. मैंने इसको 0 बोल दिया. सेल्सियस ने यही किया, इसको बोल दिया दिस इज, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एनीथिंग, बराबर है ना. 0 इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट, है ना. तो ये अपना जनरली अपना स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है. तो उसने बोल दिया ओके, आइस का ये 0 है, और फिर उसने इसी थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में डुबो दिया, बॉइलिंग वाटर में डुबो दिया. तो ये जो लेवल था अब, ओके, ये जो लेवल था अब, ये राइज होके यहाँ तक आ गया. ओके, ये यहाँ तक आ गया राइज होके. अब उसने बोल दिया, आ गया भाई, ओके, उसने बोल दिया कि दिस इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. इसको ये 500 भी बोल सकता था, 50 भी बोल सकता था, 10 भी बोल सकता था. ऑलराइट, लेकिन उसको लगा कि 100 में डिविजन्स बराबर गिरेंगे. द स्केल इज़ बिग. अगर छोटी स्केल होती तो शायद से उसको छोटे डिविजन्स लेने पड़ते, लेकिन ये जो राइज इन थर्मामीटर था दैट वाज सिग्निफिकेंट. तो उसने इसको बोल दिया 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, और इधर अब उसने डिग्रीज गिरा दिए. इसको 100 में डिवाइड, 1 से मतलब 0 से लेके 100 तक डिवाइड करने के पीछे देर इज़ ओनली वन रीज़न. वो ये कि हम इसको प्रॉपर 100 इसमें डिवाइड कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा मान लो 50, ये 25, है ना. प्रॉपर तरीके से इसको डिवाइड कर सकते, एक्यूरेटली डिवाइड कर सकते. और इस तरह से उसने ये कर लिया, डिवाइड कर लिया इसको पूरे स्केल को. ओके, ईच डिवीजन इज़ बेसिकली 1 डिग्री. 100 तक उसने डिवाइड कर लिया. दैट्स इट, वी गॉट अ सेल्सियस स्केल. ओके, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, ओके, मैं जब टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ,
ओके जैसे मैंने मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया या रूम टेम्परेचर मेजर किया, और रूम टेम्परेचर आ रहा है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं अपने रूम का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। व्हाट डज इट मीन? ये 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे ये कहीं यहाँ पे आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, और मैं अगर लेता हूँ बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये कहीं पे यहाँ पे आएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी टेम्परेचर अपन मेजर कर रहे हैं दैट इज बाय 30 डिग्रीज हायर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ओके। एंड लोअर अगर मेजर करना है तो ये इतना लोअर है जो भी इसका आता है, सो 70 डिग्रीज लोअर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। 30 डिग्रीज हायर दैन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 70 डिग्रीज लोअर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। 30 डिग्रीज हायर, आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू सेड करेक्टली, 30 degrees higher than freezing point of water and 70 degrees lower than the boiling point of water. That is the meaning of 30 degree Celsius. जब भी अपन सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं तो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इससे अपन कंपेयर कर रहे हैं। अगर मान लो कोई चीज़ आती है 200 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इट इज़ ट्वाइस एज स्ट्रांगली बॉन्डेड एज वाटर, क्योंकि इट इज़ जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ डबल दैन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, इससे डबल आ रहा है। तो हम डिग्रीज से क्या कर सकते हैं, रिलेटिवली उसको कंपेयर कर सकते विथ वाटर, उसके फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ इसको अपन रिलेटिवली एक्यूरेटली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट इट इज़ अ रिलेटिव स्केल, नॉट अ एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल कौन सी होती है, कोई बता सकता है क्या? ऑफ पार्टिकल्स, है ना। जो एब्सोल्यूट स्केल होती है दैट इज़ केल्विन, और ये रिलेटेड होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो इसको अपन 0 केल्विन अगर जब बोलते हैं तो इससे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज 0, और जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रोपोर्शनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगी, ओके। सो दैट इज़ एब्सोल्यूट स्केल। और हम इसीलिए हम लोग कैलकुलेशंस जब भी करते हैं डिग्री सेल्सियस कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि पानी का और हमारे साइंस का कोई मतलब नहीं है, ओके। इट इज़ नॉट एवरीथिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू वाटर इटसेल्फ। वी नेवर यूज़ degree Celsius, we always use Kelvin scale for calculations. तो इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल है दैट इज़ ऑल्सो अ रिलेटिव स्केल, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन लेते हैं, फ्लोरीन अपन ने असाइन कर दिया वैल्यू ऑफ 4, और सारी वैल्यू हमने फ्लोरीन से कंपेयर किया है, ओके। बेसिकली पॉलिंग कुड हैव गिवन लाइक अ वैल्यू ऑफ 10 to 8, और उस हिसाब से उसने कैलकुलेट किया रहता था, तो वी वुड हैव गॉटन डिफरेंट स्केल, 0 मतलब 10 तक की स्केल मिलती थी अपने को। बट ही सेड कि जो डिफरेंस है दैट शुड बी इनफ, लाइक द स्केल ऑफ 4 शुड बी इनफ, ये उसकी स्केल थी। ही असाइंड इट मैक्सिमम वैल्यू 4 टू द फ्लोरीन, और सारी वैल्यू उस हिसाब से फिर उसने बैक कैलकुलेट किया। नेक्स्ट जो अपन देख रहे हैं दैट इज़ अ मलिकन स्केल। मलिकन स्केल ये जो स्केल है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो एन अल्टरनेट स्केल फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इसको अपन यूज़ नहीं करते एक्चुअली, ओके। एंड देयर माइट बी सम बेनिफिट टू इट आई गेस, बट आई डोंट एक्चुअली नो। देखो काफ़ी अलग अलग स्केल्स बने थे, इन द सेम वजह से काफ़ी अलग अलग टाइप के पीरियोडिक टेबल्स बने थे, एंड देन वी एक्चुअली सेड ओके द मोस्ट यूजफुल पीरियोडिक टेबल इज़ मेंडलिस पीरियोडिक टेबल, और उसको पॉपुलर मिला और वही अपन यूज़ करते हैं, एंड देन उसको फिर मॉडिफाई किया अपन ने, isn't it? Same thing happened I guess कि Mulliken scale is also logically sound scale, but I think the values जो होते हैं इसमें थोड़े से ज़्यादा फाइन वैल्यूज़ आते हैं। इट्स नॉट, हमको जैसे रिलेटिविटी चाहिए, we don't actually need absolute value, okay. what we need is we need to compare between the two elements, and उस range में जो Pauling scale है it actually works really nice, it gives you very nice values ऑफ रिलेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। तो पॉलिंग ने क्या किया, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिंक किया विद आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी अपन बोलते हैं इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, बराबर है। सो ये बोल रहे हैं अपन आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो जो राइट में जो एलिमेंट होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज़ एडेड।
तो जनरली देखा ये गया है कि जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर लेफ़्ट वाले एलिमेंट ले लो, तो जैसे मेटल्स जो होते हैं, सोडियम मेटल या फिर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 की मेटल ले लो कोई, उनका आयनाइजेशन एनर्जी इज़ लो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ ऑल्सो लो, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है आसानी से, इजंट इट? तो देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन। इन मोस्ट केसेस इट इज जस्ट अ जनरल डायरेक्ट रिलेशनशिप। ओके, राइट वाले एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लिबरेट भी होती है। ओके, सेम थिंग विथ लेफ्ट साइड एलिमेंट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली मलिकन को ये रिलेशनशिप समझ में आया और उसने ये लॉजिक लगाया कि जो वैल्यू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट शुड बी एन एवरेज ऑफ ओके आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। ठीक है, उसने क्या कर दिया, सीधा सीधा ये जो वैल्यूज थी इनका एवरेज निकाला। ठीक है, द प्रॉब्लम विद दिस, आई मीन द लॉजिक इज़ वेरी साउंड, ओके, और इट वुड हैव वर्कड वेरी नाइसली, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये जो वैल्यूज़ आती है दीज आर वेरी बिग वैल्यूज़ इन सम केसेस इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो जो स्केल मिलता है अपने को, दैट इज़ अ वेरी बिग स्केल, ओके, एंड इट एक्चुअली गिव्स यू अ वेरी नाइस एब्सोल्यूट अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यू मिल रही है यहाँ पे तुमको, नॉट अ रिलेटिव वैल्यू, क्योंकि वी आर नॉट कंपेयरिंग वन एलिमेंट विथ अनदर एलिमेंट, बराबर है। वी आर सिंपली टेकिंग एन एवरेज ऑफ जो भी अपना आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ओके, इनके पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लिए मैंने और उसका एवरेज ले लिया, ठीक है ना, मॉड ले लिया, मॉड से अपन ने एवरेज निकाल लिया और इसका जो वैल्यू मेरे को मिलती है उसको मैंने बोल दिया दैट इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल हो जाती है, इट्स नॉट यूजफुल बेसिकली इन टर्म्स ऑफ यू नो, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली नो द वैल्यूज़। समझ में आया क्या? क्योंकि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आती है, डेसिमल में वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है, सो दीज वैल्यूज़ आर नॉट वेरी यूजफुल, ठीक है ना। बट इफ़ यू लुक एट पॉलिंग स्केल इट बिकम्स वेरी यूजफुल। क्लियर है? दिस इज़ द मलिकन स्केल, ठीक है। तो मलिकन स्केल अपन देखते ही नहीं है बेसिकली, ओके, इवन आई डोंट नो कि इसकी वैल्यूज़ क्या होती है, फ्लोरीन की वैल्यू क्या होती है, वी डोंट नो दैट, बट यू गेट द सेम रिजल्ट एक्चुअली। फ्लोरीन becomes the most electronegative element, okay, then oxygen becomes the second most electronegative element and nitrogen becomes the third most electronegative element, ठीक है। तो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है ओके इसमें, तो आई थिंक वी ऑल नो पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अट्रैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साइज़ भी इंक्रीज हो रहा है, और ये इंक्रीज इन साइज़ का ज़्यादा इफेक्ट होता है। इंक्रीज इन साइज़ है मतलब इलेक्ट्रॉन दूर है, ओके, और न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको निकालना बड़ा आसान हो जाता है, इजंट इट? या तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम है, इजंट इट? इसमें इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो अट्रैक्टेड नहीं रहेंगे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा, तो इस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी कम रहेगी अगर साइज बड़ा है तो, ठीक है, ओके। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकंड इज इफ़ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन जनरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ओके, और ये दोनों जो इफेक्ट है दैट एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपन मानते हैं, ओके, इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, एंड इट इज़ ट्रू। सो ऑब्वियसली द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज जो होती है किसी भी पीरियड में, दैट इज़ फॉर हैलोजेंस, ठीक है। हम नोबेल गैसेस लेते नहीं है बेसिकली, क्योंकि नोबेल गैसेस कोवेलेंट कंपाउंड बनाते नहीं हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अपन लेते हैं दैट इज़ ऑलवेज काउंटेड इन अ कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड की बात करते हैं अपन, ओके। तो दो एलिमेंट्स रहने, कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, एक एलिमेंट दूसरे से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो कंपाउंड होगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा, ये आयनिक कंपाउंड भी नहीं होगा,
सिर्फ कोवेलेंट कंपाउंड में अपन ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो इसके वजह से डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होती है, ये अपन आगे देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। ऑलराइट, सो दैट इज द जनरल ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। ओके, सो इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके, ये इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अगर ट्रांजिशन मेटल्स देखें तो ट्रांजिशन मेटल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, मैं तुमको दिखा दूंगा अभी। और देयर इज़ अनदर इफेक्ट कॉल्ड एज डायगोनल इफेक्ट। डायगोनल इफेक्ट मतलब डायगोनली जो एलिमेंट्स आते हैं, ओके, स्पेसिफिकली सेकंड एंड थर्ड पीरियड, सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, ओके, उनमें जो डायगोनली जो एलिमेंट्स आते हैं दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जाती है, सेम आती है। अब देखो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे मान लो कि मेरे को लिथियम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है, ओके, आई नो लिथियम वेरी वेल, ओके, मेरे बिल्कुल बॉल पार्क का एलिमेंट है, आई नो, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो लिथियम के बारे में मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है ना। लेकिन मेरे को क्वेश्चन आ जाता है मैग्नीशियम के ऊपर एग्ज़ाम में, और मैग्नीशियम मैंने ठीक से नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लिथियम का जो मैंने पढ़ा था वही अप्लाई कर दूंगा मैग्नीशियम में। डिफरेंस रहेगा वैलेंसी का, सिर्फ लिथियम की वैलेंसी 1 की है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 की है, इतना ही डिफरेंस मेरे को मालूम रहना चाहिए। अदरवाइज दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर आती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम आती है। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ सेम क्यों आती है? बेसिकली प्रॉपर्टीज़ क्या कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड कर रही है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है वो होता है साइज़, ओके, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है ना। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो इनके ऊपर ही सब कुछ डिसाइड होता है, ठीक है ना। दीज आर द प्रॉपर्टीज़, मतलब साइज़ के ऊपर ही, वैसे देखा जाए तो साइज़ के ऊपर ही ये तीनों डिसाइडेड है, इजंट इट। जिसका साइज़ छोटा है उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा, इजंट इट। साइज़ अगर ज़्यादा है तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है। बट फिर भी अपन थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहा इसलिए अपन बोल रहे हैं कि अगर ये 4 प्रॉपर्टी अगर मेरे को मालूम है तो इनसे इनकी फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती है, ठीक है ना। अब साइज़ देखो क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट जब जाता हूँ साइज़ क्या होता है, साइज़ इंक्रीजेस, यस सॉरी, लेफ़्ट टू राइट जो जा रहा हूँ तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और टॉप टू बॉटम जब जाता हूँ तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। बराबर है कि नहीं? अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो दिस इज़, जस्ट लुक एट इट, दिस इज़ इंक्रीजिंग एंड दिस इज़ डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज ऐसा अगर है तो लिथियम और मैग्नीशियम इनका जो साइज रहेगा दैट इज गोइंग टू बी सिमिलर साइज, है ना, यस और नो। सो रेडियस ऑफ लिथियम, ओके, रेडियस ऑफ लिथियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, और ये इनफैक्ट ट्रू है, दोनों का रेडियस जो आता है ये सेम रेडियस आता है। दिस इज अस्टॉनिशिंगली ट्रू, ठीक है। सो आई कैन अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल एलिमेंट लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है क्या ये? सिमिलरली अगर अगर मान लो मेरे को अभी बेरिलियम पूछ लिया एग्जाम में, बेरिलियम, ठीक है ना, बेरिलियम पूछ लिया, लेकिन बेरिलियम तो मैंने स्टडी नहीं किया है। यू कैन नॉट अप्लाई डायगोनल लाइक दिस, यू कैन ओनली अप्लाई डायगोनल लाइक दिस। तो इसका डायगोनल एलिमेंट कौन सा आएगा बताओ? अगर मेरे को एलेनियम की प्रॉपर्टीज़ मालूम है तो मैं यहाँ पे बेरिलियम के केस में लगा सकता हूँ, समझ में आया? तो व्हाट वी सी इज डायगोनली जो एलिमेंट्स आते हैं जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरॉन और बोरॉन और सिलिकॉन, देखो दोनों के दोनों जो है मेटेलॉइड्स आते हैं, इजंट इट। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये जो प्रॉपर्टीज़ आती है ये सिमिलर आती है। तो सिमिलरली लिथियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
सेम है। ओके, इसको अपन बोलते हैं डायगोनल इफेक्ट। ओके, बहुत काम की चीज़ है यार, डायगोनल इफेक्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, काम की चीज़ है मतलब। ओके, तुम जस्ट कॉमन सेंस लगा के काफ़ी जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद हो जाती है इससे। ओके, सो यहाँ पे दिस इज़ अ टेबल ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली। यू कैन सी दैट जो फ्लोरीन है, ओके, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, 3.98 ये इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया है, बट यू नो पॉलिंग ने इसको 4 लिया था और फिर अपन ने करेक्शंस किया है। सो यू नो 3.98 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 4, ये अपन मान के चलेंगे। उसके बाद सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुमको दिख रही है ऑक्सीजन की। ओके, एंड एक्चुअली थर्ड जो आता है फिर देन क्लोरीन। ओके, एंड फोर्थ आता है नाइट्रोजन। लेकिन अपन जनरली नाइट्रोजन को ही पकड़ते हैं थर्ड। ये जो डिफरेंस है आई थिंक थोड़ा सा, एज फार एज आई रिमेंबर क्लोरीन का जो था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दैट वाज अबाउट 3। ओके, but I think yeah, that's fine. Okay, third most electronegative is chlorine, and you can say fourth. Okay, first, second, third, fourth, इतना ही तुमको ध्यान में रखना है। ये 4 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम ध्यान में रखो। ओके, इफ यू लुक एट हाइड्रोजन, इट्स अबाउट 2.1 है एज फार एज आई नो। मे बी आई नीड टू अपडेट द वैल्यूज और समथिंग। ओके, एनीवे अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज जो दी है दीज आर फाइन। ओके, 2.2 हाइड्रोजन आ रहा है। नोबल गैसेस ऑल्सो हैज़ सम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये कंपाउंड्स बनाते हैं, ये कंपाउंड्स नहीं बनाते तो इनकी वैल्यूज़ ही हमको मालूम नहीं है। ओके, ये भी एलिमेंट्स देख लो, इनके कंपाउंड्स नहीं हैं तो इनकी वैल्यूज़ हमको मालूम नहीं है। शायद से अब मालूम होगी, आई डोंट नो। ओके, अपडेट होते रहता है। वन ऑफ द ट्रेंड यू सी इज़ एज यू गो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज। यस, कैन यू सी दैट क्लियरली? ओके, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तुमको दिखेगा कहीं ना कहीं, दैट इज इफ यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे जो डी ब्लॉक वाले जो सेंट्रल वाले एलिमेंट होते हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट। ओके, सेंट्रल वाले एलिमेंट्स में थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जब अपन डी ब्लॉक स्टडी करेंगे तब उसके बारे में चिंता करेंगे, फिलहाल नहीं। ओके, अदर देन दैट इट्स अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड। ओके, टॉप टू बॉटम जाओ डिक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाओ इंक्रीज होगा। दिस इज़ अ वेरी क्लियर ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब तक जो पढ़ाया सब समझ में आया क्या? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपन देख रहे हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जब भी अपन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट अबाउट सिंगल एटम, बराबर, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। ओके, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल एटम। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, इस मतलब अपने को इन्फॉर्मेशन मिलता है उस एटम के बारे में, बट इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिंगल एटम, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसको अपन एग्रीगेट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ओके, हमेशा देखना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अ एग्रीगेट प्रॉपर्टी। सो एटम्स जो है वो बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं बिटवीन देमसेल्फ, इसको अपन बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ओके, तो जब भी अपन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो हमको इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनके बारे में ही सोचना है। ओके, इट इज़ अ फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H और F ले लूँ, ठीक है ना, तो ये जो बॉन्ड रहेगा दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्या बता रहा है मेरे को कि ये किस तरह का बॉन्ड है, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ऑब्वियसली ये या तो आयनिक बॉन्ड हो सकता है, या तो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये केस में इट इज़ अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है क्योंकि फ्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। इनफैक्ट एक्चुअली फ्लोरीन के जो भी बॉन्ड्स होते हैं ना दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, जो बॉन्ड्स होते हैं फ्लोरीन के दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग बोले तो वी आर कंपेयरिंग दिस अगेन विद
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनसे अगर कंपेयर करें तो फ्लोरीन का बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, ओके। लेकिन इफ़ यू कंपेयर दैट विथ से कार्बन, तो कार्बन से काफ़ी वीक रहेगा। वही अगर मैं कोई दूसरा HF मॉलिक्यूल लेके आता हूँ इस तरह से, ओके, काफ़ी सारे HF मॉलिक्यूल ले लिए मैंने, तो अब इनके बीच जो फोर्सेस रहेंगे, दीज आर गोइंग टू बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। अलग अलग मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच के जो फोर्सेस है उनको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो फोर्सेस है दीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस, ठीक है, अलग अलग टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो ये भी अपन स्टडी करेंगे आगे, ओके, किस तरह के फोर्सेस होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में ही ये अपने को आता है, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो हम जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कौन से फोर्स की बात करते हैं, ये ग्रीन वाले, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। जितना ज़्यादा बॉन्ड्स रहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगे, जितना स्ट्रांग रहेंगे, उतना ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ईथर लेता हूँ, ओके, ईथर, या फिर एसीटोन लेता हूँ और इसको कंपेयर करता हूँ विथ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन वाटर आर स्ट्रांग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक इन ईथर एंड एसीटोन। समझ में आया क्या? ओके, यहाँ पे स्ट्रांग फोर्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे वीक फोर्सेस आ रहे हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो रहेगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो अपने को बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से वी गेट अ ट्रेंड, ओके। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ट्रेंड जो मिल रहा है पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, या जो एलिमेंट्स होते हैं इन देयर एलिमेंट फॉर्म। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, लेकिन नाइट्रोजन एक्चुअली एग्जिस्ट एज N2, तो इसको अपन बोलते हैं एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता एज सच, इजंट इट, इट एग्जिस्ट एज O2, तो ये हो जाएगा एलिमेंटल फॉर्म। कार्बन इट एग्जिस्ट एज ग्रेफाइट एंड डायमंड, बराबर है, ये हो जाएंगे कार्बन के एलिमेंटल फॉर्म। हम ग्रेफाइट को लेते हैं एलिमेंटल फॉर्म बिकॉज ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, ठीक है ना। जैसे O2 के दो एलोट्रोप्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड ओजोन, हम एलिमेंटल फॉर्म किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को, दैट इज द मोस्ट स्टेबल एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन वन। इसलिए तो एलिमेंटल फॉर्म लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए, बाकी मेटल्स तो दे एग्जिस्ट एज मेटल्स, तो उनको अपन उसी फॉर्म में लेंगे। सो इफ यू लुक एट हाइड्रोजन, हीलियम, दीज आर गैसेस। जीरो के नीचे जो दिख रहा है, मतलब ये जो लाइन है इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स है, दीज आर बेसिकली गैसेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गॉन, सो दीज आर ऑल एक्चुअली गैसेस। लेफ्ट टू राइट लाइट जाते हैं अपन, ठीक है ना। सो वी गो फ्रॉम you know lithium, beryllium, boron, carbon, मैक्सिमम हो गया, एंड देन इट एक्चुअली डिक्रीजेस, ओके, बोरॉन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन भी इट बिकम्स गैसेस। तो ये सॉलिड हो गए सारे के सारे। कार्बन पे ये मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे कार्बन अपन ग्रेफाइट ले रहे बेसिकली, और मे बी इवन डायमंड, आई डोंट नो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, कार्बन का इन ग्रेफाइट और डायमंड, दैट इज़ वेरी हाई, सब ऑलमोस्ट मोर देन आई थिंक इट्स 3600 डिग्री सेल्सियस, ओके, आई थिंक इट्स मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे डायमंड मेल्ट होता है, और ये भी डिपेंड करता है उसकी प्योरिटी के ऊपर, आई गेस, ओके। सो अगर इम्प्योर है तो थोड़ा कम टेम्परेचर पे मेल्ट होगा। इफ़ यू गो टू थर्ड पीरियड, सॉरी दिस इज, ये अपना सेकंड पीरियड हो गया, okay. If you go to third period, you again see similar trend, okay. It increases up to group 14 तक, बराबर है, ग्रुप 14, ये ग्रुप 14 ही हो गया, ये भी ग्रुप 14 वाला ही है, isn't it? And then again it decreases, yes. So ये जनरल ट्रेंड दिख रहा है तुमको कि ग्रुप 14 तक ये इंक्रीज हो रहा है, और ग्रुप उसके बाद फिर ये डिक्रीज हो रहा है, ओके। और इसका रीज़न अपन थोड़ी देर में देखेंगे। अगर फिर डी ब्लॉक देखते हैं अपन, ओके, जैसे ये हो गया फोर्थ पीरियड, ओके, दिस इज बेसिकली अ फोर्थ पीरियड। तो ये पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, यू कैन सी दैट सेंटर तक
डी ब्लॉक का जो सेंटर है, मतलब ग्रुप फिफ्थ सिक्स्थ ओके तक ये इंक्रीज होता है, एंड देन इट एक्चुअली अगेन डिक्रीजेस। ओके, देखो जिंक तक डिक्रीज होता है। देन वी हैव गैलियम विच इज़ बेसिकली योर पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना, तो ये जा रहा है फिर, एंड देन अब तो क्रिप्टॉन। बट इन जनरल अगर देखें तो ये जो डी ब्लॉक के सेंटर तक है ये इंक्रीज होता है, और उसके बाद ये डिक्रीज होता है, और फिर पी ब्लॉक में भी वही अपने को दिखता है कि गैलियम का सबसे कम है, एंड देन इट अगेन डिक्रीजेस फ्रॉम जर्मेनियम। ओके, सो ये ट्रेंड समझ में आ गया क्या? इज दिस क्लियर? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। एक रिव्यू क्वेश्चन देखते पहले। व्हाई डू नोबल गैसेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट? मूव ऑन। इसेंशियली नोबल गैसेस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि इनके जो फोर्सेस होते हैं नोबल गैसेस के, दीज आर वीक फोर्सेस, ठीक है ना। नोबल गैसेस इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दे डोंट मेक एनी बॉन्ड। ओके, इनके जो फोर्सेस रहते हैं बहुत वीक होते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर गैसेस। ओके, दैट्स वाई दे आर गैसेस। लेकिन जो रीज़न है फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट इज बेसिकली वीक फोर्सेस इन सॉलिड स्टेट। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न। ओके, सो वी सॉ द ट्रेंड इटसेल्फ, तो ये आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली। ओके, एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट विल रीच अ मैक्सिमम ऑफ ग्रुप 14 एंड देन इट डिक्रीजेस टिल यू गेट नोबल गैसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रेंड अपने को मिलता है। ओके, कार्बन और सिलिकॉन जो है ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन और सिलिकॉन दे फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, सिलिकॉन और कार्बन, कार्बन एज अ डायमंड और सिलिकॉन का भी उसी तरह के स्ट्रक्चर होता है, 4 बॉन्ड बनाता है। सो दे फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं बेसिकली, सो दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और बोरॉन में भी अपने को वही दिखता है, सो बोरॉन ऑल्सो हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ओके, अगर अपन वैलेंसी देखें, ओके, तो कार्बन तक इंक्रीज होती है, राइट, इट इंक्रीजेज अप टू कार्बन एंड देन फ्रॉम कार्बन इट डिक्रीजेस। ओके, सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। सो क्लियरली देर इज़ अ कोरिलेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। एक एलिमेंट कितना बॉन्ड्स बना सकता है इसके साथ डायरेक्ट कोरिलेशन है। जितने ज़्यादा बॉन्ड बनाता है उतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे अपने को मिल रहा है। ओके, ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ओके, अब यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन जो मतलब साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है या इंटर पार्टिकुलर फोर्स है ये डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज़ बढ़ने से जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। या तो ये बेसिकली बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। ओके, बॉन्ड जो है वो वीक होता है और इसकी वजह से अपने को मिलता है। कुछ एक्सेप्शंस है ऑब्वियसली, as you there will be some exceptions as you go from top to bottom, for example, तो नाइट्रोजन और उसके नीचे आता है फॉस्फोरस, ऑक्सीजन उसके नीचे आता है सल्फर, और देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अपने एलिमेंट्स है, बराबर है। सो एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम नाइट्रोजन जो है वो होता है गैस, ओके, और फॉस्फोरस होता है सॉलिड। सेम थिंग विथ सल्फर इज सॉलिड, ऑक्सीजन इज अ गैस। ओके, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। ओके, सो इसेंशियली इफ यू लुक एट इट इन दिस पर्टिकुलर केसेस, जो टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं अपन तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्म, क्योंकि नाइट्रोजन एज अ N2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एज O2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन फॉस्फोरस देखा जाए और सल्फर देखा जाए तो ये अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, इनका साइज़ ही बड़ा हो जाता है, और साइज़ बड़ा हो जाता है तो इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यहाँ पे जो फोर्सेस है ये इंक्रीज होते हैं। ये किस तरह के इंक्रीज होते हैं ये मैं तुमको आगे बताऊंगा। बेसिकली सबका फॉर्म F2 ही है, एक ही तरह के फॉर्म है बेसिकली।
और ये जो टॉप टू बॉटम फोर जाते हैं अपन तो साइज इंक्रीज होता है. देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स, इसको अपन वैंडरवाल्स फोर्स बोलते हैं. ये वैंडरवाल्स फोर्स इंक्रीज होता है एज यू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जिसके वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है. इज दिस क्लियर? ऑलराइट, यहाँ पे देखो ये डेंसिटी का ट्रेंड देख रहे हैं अपन. इफ़ यू लुक एट द डेंसिटी, और तुमको यहाँ पे क्लियर ये ट्रेंड दिखेगा कि एज यू गो टॉप टू बॉटम, ओके, डेंसिटी इंक्रीज होती है. एंड लेफ़्ट टू राइट जो है उसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न में इंक्रीज होती है. ये हाफ तक इंक्रीज होती है एंड देन इट डिक्रीजेस. ठीक है, सो इट इंक्रीजेस हाफ तक एंड देन इट डिक्रीजेस. अंडरस्टूड है? तो इस तरह का ट्रेंड अपने को इधर मिलता है. जो टॉप टू बॉटम वाला ट्रेंड है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड है. ये ग्रुप में अपन देखते हैं, जैसे ग्रुप में जाते हैं टॉप टू बॉटम तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है. ओके, सो ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी कम रहेगी, नीचे वाले एलिमेंट्स की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी. एंड यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर. तो यहाँ पे देखो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं. ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट हाइड्रोजन, हीलियम, और ये डेंसिटी इंक्रीज हो रही है. ओके, बोरॉन, फिर उसके बाद कार्बन, देखो डेंसिटी यहाँ तक मैक्सिमम आ गई हाफ तक एंड देन इट एक्चुअली डिक्रीजिंग. ओके, फिर ये ऑर्गन ये आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली गैसेस आ रहे हैं एंड देन यू गो टू थोड़ा सा हीलियम नहीं आता. ठीक है ना, यहाँ तक अपन यहाँ तक आ गए. सो इट बेसिकली डिक्रीजेज अप टू दैट पॉइंट. बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है, एक जनरल ट्रेंड तुमको ध्यान में रखना है. कोई इसको बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तुमको. ओके, एक जनरल तरीके से इसको ध्यान में रखना है. देन यू गेट अ सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम. देखो एल्यूमिनियम पे मैक्सिमम हो गई है एंड देन इट इज़ एक्चुअली डिक्रीजिंग. ओके, अप टू व्हाटएवर लाइक ये आर्गन तक. एंड देन यू गो फ्रॉम पोटेशियम, अगेन पोटेशियम. यहाँ पे अभी तुम्हारा डी ब्लॉक आ जाता है. ओके, डी ब्लॉक आ रहा है तो ये इंक्रीज हो रही है डेंसिटी. ओके, क्रोमियम तक. एंड देन यू गो टू मैग्नीज, आयरन. यहाँ पे देखो कोबाल्ट, निकल, कॉपर. मैंने तुमको बताया था कि ये जो एलिमेंट्स है ये सेम ग्रुप में रखे जाते हैं, इनको एक ही जगह ग्रुप किया जाता है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है. ओके, बट एनीवे विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. तो यहाँ पे क्रोमियम का देख रहा है, यहाँ पे एक ब्रेक मिल रहा है एंड देन इट अगेन इंक्रीजेज अप टू दैट पॉइंट एंड देन इट अगेन डिक्रीजेज. ठीक है, तो इस तरह का एक ट्रेंड मिल रहा है. सेंटर तक अप्रॉक्सीमेटली ये इंक्रीज हो रही है एंड देन इट इज़ डिक्रीजिंग. उसके बाद अगर देखेंगे अपन रुबिडियम, ठीक है ना, उसके बाद फिर ये आ रहा है अपना क्रिप्टॉन, सॉरी, है ना, एंड देन इट इज़ इंक्रीजिंग रुबिडियम. देन यू हैव स्ट्रॉन्टियम, है ना, एंड देन इट इंक्रीजेज अप टू सेंटर. ओके, एंड देन इट अगेन डिक्रीजेस. ठीक है, समझ में आया ना, इट अगेन डिक्रीजेस. तो ये जो एलिमेंट्स है ये बराबर इनके नीचे में आ रहे हैं. ओके, एंड इट डिक्रीजेस एंड यू गो टू अगेन द नेक्स्ट पीरियड, तुमको वही उसी तरह का ट्रेंड तुमको दिखेगा. इट अगेन इंक्रीजेस एंड यहाँ पे फिर जो है आई थिंक दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड है ये, इजंट इट, सिक्स्थ पीरियड. तो यहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली डेंसिटी इंक्रीज होनी चालू होती है. ऑलराइट, ये जाती है ऑस्मियम तक. ऑस्मियम मैक्सिमम डेंसिटी होती है ऑस्मियम की एंड देन इट अगेन डिक्रीजेस. तो देखो बराबर डी ब्लॉक अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक के बराबर बीचों बीच देर इज़ अ स्पाइक इन डेंसिटी. ओके, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डी ब्लॉक के बीच में जा रहा है एंड देन इट एक्चुअली इट डिक्रीजेस. तो क्लियरली ये दिख रहा है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, इजंट इट. जैसे यहाँ पे क्रोमियम में यह मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज यह मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, और उसके बाद जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होते हैं. तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को जो ट्रेंड है वो नहीं मिल रहा है. ओके, देर इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते. वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, कोबाल्ट निकल के केस में वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. लेकिन इफ़ यू लुक एट हियर रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, ओके, एंड यहाँ पे ऑस्मियम, इरिडियम, तो these are somewhat in the middle of the D block and they have maximum density. Understood है कि ये? Okay, they have, so जैसे ज़्यादा number of unpaired electrons आते हैं
तो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते एलिमेंट्स, ओके, बिकॉज नाउ दे कैन कंट्रीब्यूट मोर, ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, तो अपने को ज़्यादा डेंसिटी मिलती है। ध्यान में रखना, डेंसिटी अपन लेते हैं मास बाय वॉल्यूम, इजंट इट? तो ऑब्वियसली मास तो इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो है ये उतनी अच्छी तरह से इंक्रीज नहीं होता। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ऐसा बोलेंगे अपन, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। सो एलिमेंट्स जनरली टूवर्ड्स द मिडल हैव हायर डेंसिटी। बहुत याद नहीं करना है, एक जनरल फॉर्मेट में ही इसको याद रखो, ठीक है। वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन दिस। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स रहेंगे, ओके, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स रहेंगे उसके लिए जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे बॉन्ड करने के लिए, उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी रहेगी। टेक एन एग्जांपल ऑफ कार्बन, राइट, कार्बन, सिलिकॉन, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। द रीज़न फॉर दैट इज़ बेसिकली बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे कैन हैव मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, ओके। सो इन जनरल जो अपन डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो ये है कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट ये आधे तक इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है। एंड इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, और उसमें से कितने पेयर्ड है कितने अनपेयर्ड है, इसके ऊपर ये जनरली डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जो एक्चुअल ट्रेंड है थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड नहीं होता है, ओके। सो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। Okay guys, if there is no doubt, you guys can leave. I will see you in the next class. Thank you very much. Bye bye.